A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज हम लोग अपने साइंस MCQ सीरीज का सेट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद ऑल PDFs. तो इस सेट का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. ये जो सवाल था ये UPSC द्वारा 2008 में पूछा गया सवाल है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. इसमें सब प्रोटीन्स की बात कर दी गई है. सभी प्रोटीन्स में अगर हम कंबाइनली देखते हैं तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. UPSC 2008 में पूछा था. तो एलिमेंट्स के नाम थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो इस तरीके से 4 एलिमेंट के नाम आपको दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ये सीधा सीधा NCERT का सवाल है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं. क्या चारों प्रेजेंट होते हैं, क्या 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4, ये इसमें से कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट इसमें प्रोटीन में होते हैं. तो अगर आपने NCERT सीरीज़ को फॉलो किया है और अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो आपको ये सवाल जो है बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम प्रोटीन के फॉर्मूला की बात करते हैं तो आपको प्रोटीन के फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी के सभी चारों एलिमेंट आपको मिलेंगे. तो जिन किसी लोगों ने NCERT पढ़ी है तो उन्हें ये सवाल बहुत ईजी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल. तो इसका जवाब D है. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम ऑल्सो. अगर आपको सवाल के अंदर सल्फर भी होता तो सल्फर भी उसका एक करेक्ट जवाब हो सकता था. तो प्रोटीन जो होते हैं वन ऑफ द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग मैटर. अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर होते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स आते हैं, उसके अंदर फैट्स आते हैं, उसके अंदर मिनरल्स आते हैं और वाइटामिन्स आते हैं, जिनके बारे में हमने अलग अलग क्लासेस में NCERT के बात किया था. तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है हमारे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं. प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी के सेल्स और मसल्स जो है उनका बिल्डअप होता है. तो इसके ये प्रोटीन का अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक. ये अमाइनो एसिड ग्रुप इसमें दिया गया है. तो अमाइनो एसिड जो होते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. अमाइनो एसिड कैसे बने हैं, उसके अंदर कार्बन भी है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है. तो इस तरीके से अमाइनो एसिड बनते हैं और बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं. फिर आपको सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. इसमें एक यूनिट क्या दिया गया है, थर्म इज अ यूनिट ऑफ. थर्म वर्ड का यूज़ किया गया है. अगेन NCERT का सवाल है. ये थर्म वर्ड का यूज़ किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी यूनिट होगी. ये पावर की यूनिट होगी, ये हीट की यूनिट होगी, ये लाइट की होगी, ये डिस्टेंस की यूनिट होगी. बहुत आसान सवाल है. सोच के बताइए अगर थर्म वर्ड एसोसिएटेड है तो वो किसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है. अब ऐसे सवालों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता. मैंने जैसे आपको बताया सीधा सवाल है ये, तो सीधे तरीके से ही सोचो. बहुत टेढ़ा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर थर्म वर्ड यूज़ किया गया है तो ये किसका वर्ड है. थर्म वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू हीट. तो सिंपल सी बात है, इसका जवाब है हीट. ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर. तो थर्म जो वर्ड है वो हीट से एसोसिएटेड है. तो हीट इज़ द मेजर ऑफ, हीट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरिक वैल्यू, नॉन SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. तो पावर, अगर हम पावर को मेजर करते हैं तो उसको हम वाट के टर्म्स में मेजर करेंगे. लाइट को अगर हम मेजर करते हैं, लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड स्पीड ऑफ लाइट. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर. तो अलग अलग जो चीज़ें हैं अलग अलग टर्म्स में आपको मेजर की जाती हैं. आसान सा NCERT का ये सवाल है. तो थर्म अगर यूज़ कर लिया जा रहा है तो हीट की बात हो रही है. सिंपल सवाल. देखिए NCERT जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो NCERT को आप बहुत ध्यान से पढ़िए. आपके स्टेट PCS और बहुत सारे एग्जाम में जहाँ तक साइंस की बात है, मैं हमेशा बताती हूँ कि मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम NCERT ओनली. तो वो NCERT से घुमा घुमा के सवालों को बनाते रहते हैं. ठीक है. अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है UPSC ने पूछा था 2010 में. UPSC का जो IAS एग्जाम है उसी में पूछा गया है. व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री इज रिमूव्ड. जब पेड़ जो होता है, पेड़ की जो छाल होती है बाहर बाहर लगी होती है, जब पेड़ की छाल को रिमूव कर दिया जाता है सर्कुलर फैशन में, मान लीजिए पूरी की पूरी छाल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रिमूव कर दी, ऑल अराउंड नियर इट्स बेस इट्स ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज. पेड़ की अगर छाल जो है उसको आप चारों तरफ से, मान लीजिए ये पेड़ है, ऊपर से मैं देख रही हूँ कट सेक्शन में, और उसके चारों तरफ की ये पेड़ की छाल थी, इसको हमने पूरी की पूरी को निकाल दिया. और वो भी कहाँ से निकाला, हमने निकाल दिया उसको बेस
जो ग्राउंड था उसके पास से उसको निकाल दिया हमने, तो पेड़ जो है आप देखेंगे वो सूख जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसा क्यों होता है, कारण पूछा गया है। तो अब कारण दिए गए हैं। वाटर फ्रॉम द सॉइल कैन नॉट राइज टू द एरियल पार्ट्स, रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, जो पेड़ के जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन 3 दिया गया है, ट्री इज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रोब्स, रूट्स डज नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। रूट्स जो हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए। तो जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन कहाँ से कर रहे हैं, वो पत्तियों के थ्रू करते हैं अपनी रेस्पिरेशन। ये जवाब तो गलत हो जाएगा। और कुछ एक्सेप्शनल प्लांट्स होते हैं वो तने के थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, बार्क की बात कर रहे थे, छाल को रिमूव करने की बात कर रहे थे। बार्क जो होती थी ब्राउन कलर की दिखाई देती है जनरली, तो ये तो हट गया। रेस्पिरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्री इज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रोब्स, अच्छा ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। रूट्स आर स्टार्व्ड बाय एनर्जी, अब रूट्स को जो एनर्जी मिल रही है वो किसके थ्रू जाती है, पत्तियां खाना बनाती हैं और उसके थ्रू, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो किया है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि जो पेड़ है वो इसलिए सूख जाएगा। इसका जवाब है ए, वाटर जो है सॉइल से, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे जो बार्क होती है उसके अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है। जाइलम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनर्जी जो मिल रही है फूड को, रूट को, वो कहाँ से मिल रही है, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम जो है अंदर अंदर होगा, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, तो जाइलम जो है कट हो जाएगा, तो प्लांट्स में क्या होगा, उनको पानी नहीं मिल पाएगा ऊपर वाले पोर्शन में, एरियल पार्ट्स को पानी नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक नीचे नीचे पार्ट को पानी मिलता रहेगा, ऊपर वाला पार्ट सूख जाएगा। क्यों सूख रहा है, जाइलम कट हो गया। When a tree is damaged by removing a ring of bark, ये देखिए ऐसे पूरी छाल हटा दी, the tree may die depending on how completely it was girdled. Without this food, the roots ultimately dies and cease sending water and minerals to the leaves. तो क्या हो रहा है, वो प्लांट्स जो है अपना पानी जो है वो नहीं लेके जा पा रहे हैं सही तरीके से, जो जमीन में से उनको लेके जाना था। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4, वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। जो बादल हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं, जनरली ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, लो प्रेशर की वजह से होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये हम जानते हैं। लो डेंसिटी की वजह से होता है, लो विस्कोसिटी की वजह से होता है, या लो टेम्परेचर की वजह से होता है। अब आप सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। लो प्रेशर होगा, लो डेंसिटी होगा, लो विस्कोसिटी होगा, या लो टेम्परेचर होगा। तो क्योंकि कोई चीज़ फ्लोट कब करती है, जब उसकी डेंसिटी जो है जिस मीडियम में वो फ्लोट कर रही है उससे कम है। तो लो डेंसिटी इसका सही जवाब है। द क्लाउड्स आर फिल्ड विद वाटर, द डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास बाय वॉल्यूम, सो एज द वॉल्यूम इंक्रीजेज द डेंसिटी डिक्रीजेज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज द वाटर इन द क्लाउड मीन्स दैट द वॉल्यूम इन द क्लाउड्स आर मोर। मतलब कि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसलिए उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी कम होती है इसीलिए वो बाकी एयर से हल्के प्रतीत होते हैं हमको, और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं। तो अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फ्रूट्स जो होते हैं स्टोर्ड इन अ कोल्ड चेम्बर, ठंडी जगह पे रखते हैं, उसको हम फ्रिज में रखते हैं। एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, उनकी लंबी जिंदगी हो जाती है, क्यों, ये आपसे पूछा गया। यूपीएससी ने पूछा था 2008 में। जब हम फ्रूट्स को स्टोर कर रहे हैं तो उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ऐसा क्यों हो पाता है, उसका कारण बताइए। तो 4 कारण दिए हुए हैं, अब हमें देखना है कौन सा इसका कारण है। पहला तो दिया हुआ है कि क्या हो जाता है, एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, इसकी वजह से फूड खराब नहीं हो रहा, फ्रूट खराब नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कैसे होगी भाई, कौन इसको फूड को हमने स्टोर कर दिया उसमें, तो ये तो बिल्कुल ही हटा दिया हमने। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो माइक्रोबियल एक्शन और बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी किसी जगह पर ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई और टेम्परेचर भी अगर बढ़ गया तो वो माइक्रोब्स के लिए सबसे अच्छी कंडीशन होती है। तो ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज हो रही है फ्रिज के अंदर, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो हो सकता है एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। तो सनलाइट से एक्सपोजर प्रिवेंट हो गया, ये तो हो ही रहा है। बट फ्रूट्स जो खराब होते हैं या वेजिटेबल्स जो खराब होती हैं, उनका कारण होता है उनके अंदर रेस्पिरेशन होती रहती है, उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। तो आंसर है इसका सही, उनके बीच में जो ऑक्सीडेशन है वो रुक जाएगा।
क्या हो रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन के डिक्रीज होने के वजह से फ्रूट जो है वो खराब नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब फ्रूट जो होते हैं रिस्पायर करते हैं तो दे रिलीज एक केमिकल रिलीज करते हैं विच इज नोन एज इथाइलिन। तो इथाइलिन नाम का जो केमिकल होता है विच इंड्यूसेस राइपनिंग। सो व्हेन द फ्रूट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज, वो इथाइलिन नाम का जो केमिकल है वो रिलीज नहीं होगा और फ्रूट्स जो है ज़्यादा लंबे समय तक बने रहेंगे। तो ये इसमें दिखाया गया है कितने कितने टेम्परेचर पर कितनी कितनी देर तक जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स रह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका कारण था। देखो जो ऐसे सवाल होते हैं ना, उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं मोस्टली वो स्टेटमेंट्स, उनको सभी स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट होंगे। यूपीएससी ऐसा करता है, वो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इंडिविजुअली अपने आप से करेक्ट होते हैं मोस्टली। हो सकता है कोई गलत स्टेटमेंट भी दे दे, बट वो स्टेटमेंट जो है उस क्वेश्चन का प्रॉपर कारण है या नहीं, ये हमें देखना होता है। ओके, फिर सवाल नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन कलर होता है सीन इन द फायरवर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट केमिकल। सोडियम की वजह से है, बेरियम की वजह से है, क्रोमियम की वजह से है, या स्ट्रॉन्शियम की वजह से है। ग्रीन कलर जब पटाखे जलाते हैं, रॉकेट्स जलाते हैं, तो हमें ग्रीन कलर दिखाई जो दे रहा है वो कौन से केमिकल की वजह से है। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा जनरल नॉलेज का सवाल है। सोडियम है, बेरियम है, क्रोमियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बताइए। ये सिर्फ उन्हीं को पता होगा जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। एनसीईआरटी में इसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को टच किया गया है, नॉट ऑल द एस्पेक्ट्स, लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को इसको एनसीईआरटी में टच किया गया है। उसमें हमने ये देखा था कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। वो पटाखे बनाने में इसीलिए यूज़ किया जाता था क्योंकि वो ग्रीन कलर देता था, बहुत अच्छा सा कलर देता था पटाखों में। ठीक है, याद करिए आप। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बेरियम। तो जो बेरियम क्लोराइड होता है वो ग्रीन कलर पटाखों को प्रोवाइड करता है। मेटल सॉल्ट जो है दैट आर कॉमनली यूज इन फायरवर्क डिस्प्ले इंक्लूड, ये इसको प्लीज़ आप ज़रूर से रट लो, जिसमें स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रेड कलर देता है। स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट की वजह से रेड कलर आया, कैल्शियम कार्बोनेट की क्लोराइड की वजह से ऑरेंज कलर आया, सोडियम नाइट्रेट की वजह से येलो, बेरियम क्लोराइड की वजह से ग्रीन एंड कॉपर क्लोराइड की वजह से ब्लू फायरवर्क होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। अगर आपको याद रहता है तो आप ज़रूर से इसको पता रखें। ये देखिए, स्ट्रॉन्शियम की वजह से ऑरेंज आ रहा है, बेरियम की वजह से ये ग्रीन आ रहा है, लिथियम की वजह से सोडियम, कॉपर, अलग अलग कलर्स जो हैं, ये अलग अलग सॉल्ट्स जो हैं वो बनते हैं, उसकी वजह से अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो जो लाइट जो होती है फायरवर्क से जो प्रोड्यूस होती है by illuminance. When the firework explode in the sky, the gunpowder reaction creates a lot of heat, causing metallic substances present in the star to absorb energy. तो इसकी वजह से अलग अलग जो है absorb energy from heat and emit light, है ना। तो अलग इसी के कारण से हमें फायरवर्क में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, अलग अलग केमिकल सॉल्ट जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बिहार पीसीएस में पूछा गया है 2018 में। तो उसमें क्या पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर कितना परसेंट वाटर है। अबाउट 70% वाटर, 20 से 30% वाटर, 10 से 20, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान सवाल, एनसीईआरटी में बार बार लिखा हुआ है। क्लास 6 से लेकर 12 तक अगर आप जाएंगे तो कम से कम 100 बार आपको ये बात बताई जाएगी कि ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितना पानी होता है। तो ह्यूमन बॉडी का 70% पानी होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो कि बिहार पीसीएस में पूछा गया था। तो अगर आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखते हैं, फ्रॉम सलाइवा में पानी है, व्हाट डज वाटर डू फॉर यू, सलाइवा में पानी है, म्यूकोजा के अंदर पानी है, बॉडी सेल्स जो होती है फंक्शन करती है पानी की वजह से, पानी के साथ साथ ही हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं यूरिन के फॉर्म में, लुब्रिकेशन होता है हमारे जॉइंट्स का, वाटर जो होता है हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए, है ना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए पानी चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर है पानी, कन्वर्ट्स फूड टू कंपोनेंट्स नीडेड फॉर सर्वाइवल, डाइजेशन में हमारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी का हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। 70% ह्यूमन बॉडी का वाटर है। नॉर्मल अडल्ट जो होते हैं वुमेन वेरीज, द नॉर्मल रेंज फॉर अडल्ट्स वुमेन वेरीज बिटवीन 45 and 60%. 70% of the human body is made up of water and coincidentally more than 70% of earth is covered by water. ये भी हमारी बॉडी में भी 70% है और हमारी अर्थ में भी 70% पानी है। नॉर्मल रेंज जो होती है 45 से 60% होती है। फॉर मैन द आइडल बॉडी वाटर परसेंटेज फ्लक्चुएट बिटवीन 50 and 65% ऑफ द टोटल बॉडी।
इन बेबीज द नंबर इज मच हायर। द नॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी 75 से 78%, ड्रॉपिंग टू 65% बाय 1 ईयर ऑफ एज। तो जो हमारी बॉडी के अंदर पानी की जो मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। बच्चों के अंदर ज़्यादा पानी होता है। तो आपने बच्चों के केस में नोटिस किया होगा, अगर उनको डायरिया वगैरह हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। वो इसी वजह से होता है कि उनकी बॉडी मेजरली पानी से बनी होती है, ज़्यादा पानी होता है उनकी बॉडी में। तो अगर पानी का लॉस हो जाता है तो वो आपको बहुत ही जल्दी थोड़े कमज़ोर नज़र आएंगे। अगला सवाल तो जो था वो हमारे क्वेश्चन सेट में पूछा गया है, वो बीपीएससी बिहार पीसीएस में 2018 में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? ये सवाल हमने अपने किसी पहले वाले सेट में भी लिया था, तो उसका हमें जवाब पता है कि ह्यूमिडिटी कहाँ से मेजर की जाती है। उसमें मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। अगर आपको याद है, अगर आप मेरे सेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब भी पता होगा। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर जो था वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। अलग अलग हाइड्रोमीटर जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, पायरोमीटर जो होता है टेम्परेचर, और लैक्टोमीटर जो है मिल्क की डेंसिटी मेजर करता है। आसान सवाल पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, द पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ व्हाट। 2018 में यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था AB ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। तो AB ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर सवाल था कि जो AB ब्लड ग्रुप है, जिसका ब्लड ग्रुप AB है, उसका मतलब क्या है। तो ये सवाल का जवाब जो है मैं आपको पहले सेट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ और अपनी NCERT सीरीज़ में भी पढ़ाया मैंने। अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, बन रहे हैं। AB की बात करते हैं तो A, B, AB एंड O। ठीक है, तो अगर हम RBC की बात करते हैं, अगर आप RBC का स्ट्रक्चर देखेंगे तो RBC जो होती हैं उसके ऊपर एक एंटीजन होता है और ब्लड के अंदर होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती है ब्लड में और RBC के ऊपर होता है एंटीजन। तो अगर RBC के ऊपर अगर A एंटीजन है तो A एंटीजन है तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे A ब्लड ग्रुप। अगर B एंटीजन है तो उसे हम कहेंगे B ब्लड ग्रुप। दोनों AB हैं तो उसको हम कहेंगे AB, मतलब A भी है और B भी है। कोई एंटीजन नहीं है तो हम उसे कहते हैं O ब्लड ग्रुप। ये तो हो गई एंटीजन की बात। अब दूसरी बात है, अगर A एंटीजन है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो हमारे पास होगी एंटीबॉडी B एंटीबॉडी होगी जो B के अगेंस्ट काम करेगी। सिमिलरली अगर B एंटीजन B ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी B एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में होगी? ऑपोजिट वाले की, A के अगेंस्ट में। तो B एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी एंटी B। A B दोनों एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर हमारे खुद के अंदर दोनों एंटीजन है और हमारी बॉडी में ही एंटीबॉडी होगी तो हमारी बॉडी खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। तो AB जो ब्लड ग्रुप है उसके पास नो एंटीबॉडी, लैक ऑफ एंटीबॉडी, मतलब B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो O है, O के पास क्या है? O ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं था। एंटीजन नहीं है तो इसके पास दोनों की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। A की भी एंटीबॉडी है, B की भी एंटीबॉडी है। तो A भी इसको ब्लड नहीं दे सकता, B भी इसको ब्लड नहीं दे सकता। तो O को ब्लड कौन देगा? सिर्फ O देगा, खुद, जिसका खुद ब्लड ग्रुप O होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप है A ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा है? A। एंटीबॉडी एंटीजन कौन सा है? A। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन B है। AB है तो दोनों एंटीजन है RBC के ऊपर, और O है तो कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी एंटी B है, अगर एंटीजन B है तो एंटी A है। दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी है। सिंपल। एंटीबॉडी कहाँ पे है? ब्लड के अंदर। प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का। ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है। एंटीजन कहाँ पे है? RBC के ऊपर। अगेन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको ब्लड वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 10 जो है इस सीरीज का आपको सामने है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। हमें अपनी गाड़ी का जो साइड वाला शीशा खोल के रखना चाहिए ड्राइविंग करते वक्त, दोनों साइड वाले, जिससे कि हमें पीछे का ट्रैफिक नज़र आता है। ये हमारी कार है तो हमें पीछे का ट्रैफिक नज़र आता है इस शीशों में देख के। तो ये शीशे कौन से हैं? और ये शीशे में हमको बहुत सारी रोड दिखाई दे जाती है छोटा होके। कौन से शीशे हैं ये हमने इस मिरर वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ा था, क्लास 8-9 में भी पढ़ा था। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि जो ये मिरर है ये ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। बताइए, आसान है इसका जवाब। इसका जवाब है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होगा रियर व्यू मिरर होगा।
इन मोटर व्हीकल्स बिकॉज दे फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्यों यूज कर रहे हैं? वर्चुअल बन रही है इमेज, ठीक है, वर्चुअल है, रियल है, ठीक है, वर्चुअल है। इरेक्ट सीधी इमेज, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें सीधी गाड़ी दिखनी चाहिए, और छोटी इमेज, हम इतना छोटे से मिरर में इतनी बड़ी सड़क का व्यू देख पाते हैं। छोटी सी इमेज बनती है और सीधी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा इसमें यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर और कहाँ पे यूज हो रहा है? स्मॉलर इमेज बनाता है येट स्टिल अपराइट इमेज बनाता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे बेस्ट यूज होता है इसका गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स में, हमें इसको देखना है, हमें रोड को देखना है। सो दिस वॉज इट। ये आसान सवाल था, अगेन एनसीईआरटी का सवाल था। इस सेट के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी लर्निंग थी, स्पेशली ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन। सो दिस इज इट। ये आपने देखा मेरा सवाल नंबर, ये सेट नंबर, जो ये सेट आपने देखा जिसमें हमने 10 सवालों को डिस्कस किया, जिसमें हमारी बहुत सारी लर्निंग भी हुई है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।